स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के महत्वपूर्ण वन लाइनर का अध्ययन यहाँ पे करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कलेक्शन हमने किया हुआ है कि जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी बहुत संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करते हैं। देखते हैं वन लाइनर के रूप में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें पहला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकाशित हुआ था, वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और कहां प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, एक हिंदी शब्द सागर नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1929 में। उसमें कई सारे विद्वान मिलकर के उस पुस्तक में शब्दों का पूरा संयोजन कर रहे थे, शब्दों को इकट्ठा कर रहे थे, एक परिमार्जित जो शब्द सागर बन रहा था। उसकी भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। बाद में उसी भूमिका को विस्तृत रूप में पूरे तथ्यों के साथ मिश्र बंधुओं की पुस्तक के आधार पे और तमाम पुस्तकों के साहित्य के इतिहास पुस्तकों के आधार पे हिंदी साहित्य के विकास को बढ़ा करके हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ नागरिक प्रचारिणी सभा से। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वहां पे ये प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना होगा। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बात करते हैं कि या फिर साहित्य का इतिहास क्या हो, कैसा हो, उस विषय में शुक्ल जी की ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। शुक्ल जी के विचार देखते हैं यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कोई साहित्य, कहीं का भी साहित्य हो, किसी भी देश का साहित्य हो, क्या है वो जनता की जो संचित चित्तवृत्तियां हैं उन्हीं का प्रतिबिंब है। संचित प्रतिबिंब होता है तमाम तरह की चित्रवृत्तियों का। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे पूरे साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आप एमआरएस की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी में, चाहे केवीएस एनवीएस की परीक्षा हो या फिर आने वाली जीडीसी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो, उन सभी में जब आप लिखित प्रश्नों वाले जो प्रश्न आएंगे लिखित उत्तर वाले, उस हिस्से की तैयारी के दौरान आपको ये सारी जो पंक्तियां हैं शुक्ल जी की या रामविलास शर्मा जी की पंक्तियां होती हैं या फिर बच्चन जी की, वो सभी बहुत सारा आधार तैयार करती हैं आपके अच्छे उत्तर लेखन के लिए। तो ऐसी पंक्तियों को आपको जरूर याद रखना चाहिए ताकि आप एक दो पंक्ति बेहतर ढंग से लिख सकें। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। अब इस पुस्तक के विषय में आपको ध्यान क्या रखना है कि यह 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक है और 1965 में प्रकाशित हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो प्रथम भाग है वो रीतिकाल तक समाहित है और जो दूसरा भाग है उसमें आधुनिक काल के साहित्य पर इतिहास की यह पुस्तक लिखी गई है। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। एक और पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे 1940। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। ठीक है, अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है व्योमकेश दरवेश। ये 2011 में प्रकाशित जीवनी विधा की पुस्तक है और इसके जीवनीकार हैं, लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों अलग अलग हैं हिंदी साहित्य में। तो व्योमकेश दरवेश वाले विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो हैं वो एक 8वां दशक नाम से
आलोचना की पुस्तक है वो उन्होंने लिखी हुई है, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब इसी छठवें पॉइंट के आधार पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर एक और पुस्तक लिखी गई है, उसे भी आपको ध्यान रखना है। वो नामवर सिंह की पुस्तक है, कौन सी? दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, उसे आपको ध्यान रखना है, नामवर जी ने लिखा है। और उस पुस्तक में नामवर जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक बहुत प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल को केंद्र में रख के तमाम तरह की आलोचनाएं की गई हैं। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पूरे समग्र आलोचनात्मक दृष्टि को केंद्र में रख के, उनके विचारों को केंद्र में रख के ये पूरी पुस्तक लिखी गई है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में ही नामवर जी का एक निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य ऐसे करके है, उसे आप ध्यान रखिएगा। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, हमने उसे उस पर स्पेशल क्लास भी बनाई हुई है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि बातों बातों में आपको तैयार रखनी चाहिए, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे पॉइंट्स आपके सही हो सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसे किसने लिखा है? मदन गोपाल ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। कलम का सिपाही, ये भी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसने लिखी है? अमृत राय जी ने। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी जी ने लिखी है, ये प्रेमचंद जी की पत्नी है। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित एक जीवनी विधा की रचना है। और जीवनी किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी की। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, ध्यान रखना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो ध्यान रखेंगे, ब्रजरत्न दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से ही उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखी है। लिखने वाले कौन है? ब्रजरत्न दास है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे आगे हम देखें, कुआनो नदी, ये किस कवि का कविता संग्रह है? तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कुआनो नदी नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, ये एक कविता संग्रह है। और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट है, बकरी नाटक किसने लिखा है? तो ध्यान रखना है आपको, बकरी नाटक विधा की रचना है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ही इसके नाटककार है। और ये नाटक 1974 में प्रकाशित हुआ है। 74 में भी हमने देखा आवारा मसीहा है, 74 में बकरी नाटक है। और ये बकरी नाटक हास्य व्यंग्य शैली में गीतों के माध्यम से, नट नटनी के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने समय के जो कटु यथार्थ है उस पर व्यंग कसने के लिए लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, वहां भी पूरी समस्या की जड़ में, पूरे घटनाक्रम की जड़ में एक बकरी है। और यहाँ बकरी नाटक में भी एक बकरी ही केंद्र में है, जिसकी इर्द गिर्द पूरी घटना घटित होती है और ये नाटक रचा जाता है। तो दोनों ये नाटक अपने समय के साथ, अपने समय पर बहुत कटाक्ष और व्यंग करते हुए हैं, जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और इस पर हमने एक स्पेशल क्लास भी बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में ये रचना लगी हुई है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 2021 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना है, 2021 में व्यास सम्मान असगर वजाहत जी को प्रदान किया गया। किस रचना के लिए? महाबली नाटक के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। ये सारे पॉइंट्स हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में हैं। जो लोग इससे अध्ययन कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि इस तरह से लगभग 300 से 400 वन लाइनर प्रश्न पूरे कलेक्ट किए गए हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत भारती पुरस्कार के लेखक, भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि लखनऊ में है, वो भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है। जब उत्तर प्रदेश की बात हो तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूपी जीडीसी की या यूपी हायर की परीक्षा, जो पिछले साल अप्रैल में हुई थी 2025 में, वो इस बार फिर प्रस्तावित है। वो निरस्त हो गई थी परीक्षा, अब वो होने वाली है अप्रैल में। तो उस परीक्षा की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का ये संस्थान और ये पुरस्कार आपको तैयार रखना होगा, जिससे कि ये सारे पॉइंट्स आपके सही हो सके। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना है, दिनकर जी की उर्वशी पर,
1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। पंत जी को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, नागपुर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को। अब देखिए, अभी जनवरी चल रही है, 10 जनवरी को पूरे विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है और इसकी जो तारीख है वो 10 रखी गई है, 10 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो दोनों के फर्क को ध्यान रखेंगे, अभी हमने मनाया है, हम सभी जानते हैं इसके विषय में, ठीक है। अगला पॉइंट है, नाथ पंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ध्यान योग, ठीक है, ध्यान योग इसका सही उत्तर है। अब इसे इस रूप में पूछा जा सकता है कि सुरति शब्द का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? ध्यान योग के रूप में किस साहित्य में हुआ है? तो नाथ पंथ और संत साहित्य में सुरति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ये शुक्ल जी ने किसके विषय में ये बात कही है? तो ध्यान रखेंगे, सेनापति के विषय में। सेनापति के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, यानी इकलौते हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से ऋतु वर्णन किया हुआ है अपने साहित्य में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देख रहे थे साथियों, और इस तरह के सभी प्रश्न हम लगातार अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है 1 फरवरी से, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ ऑफर हैं आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के सुझावों के अनुरूप ही रखे गए हैं। तो ध्यान देंगे कि 1 फरवरी से ये बैच शुरू होने जा रही है। प्रतिदिन 1.5 घंटे की पूरी ये क्लास होगी, जिसमें हम प्रत्येक जो यूपी हायर की सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं उन सभी पर विस्तृत अध्ययन करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण, जो उपयोगी पॉइंट्स होंगे उन सभी का पूरा सिलसिलेवार अध्ययन किया जाएगा। 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली इस बैच की जो फीस हमने रखी हुई थी वो 1699, लेकिन आप सभी के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए हमने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इस पूरी बैच का जो फीस है वो रखी है 1200 रुपए। कई सारे साथियों ने सुझाव दिया कि फीस कुछ कम होनी चाहिए, तो उसे ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी तक जो लोग ज्वाइन करते हैं इस बैच को, वो 1200 रुपए में आसानी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस बैच के विषय में जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे, तो गूगल मीट के माध्यम से हम अपनी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और प्रतिदिन ग्रुप में आपको वो लिंक मिलेगी जिससे आप ज्वाइन कर लेंगे इजिली। 1.5 घंटे की क्लास होगी और जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में भी ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। तो लगातार हम अपनी क्लासेस के माध्यम से जो 2.5 महीने का समय है इसे बेहतरीन ढंग से पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहें। बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नंबर पे संपर्क करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।